लो भाई, देश को अभी तक ये नहीं पता कि मेरे पास सब कुछ आर पार देख लेने वाली आंखें हैं। मैं न सिर्फ सबका बायोडाटा देख सकता हूँ, बल्कि सामने वाले का अगला कदम और उसकी सोच भी पहले ही भांप लेता हूँ। इसीलिए जब देश ने मुझे दुनिया तबाह करने से रोकने के लिए दो बड़े सूरमाओं को अनाथालय में मुझे गोद लेने भेजा, तो मैंने पहली नजर में ही ताड़ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे गोद लेने वाली महिला बेहद सुंदर और भोली भाली थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर जो जानकारी चमक रही थी, उसने मेरे होश उड़ा दिए। स्टेट एनॉर्मल डिजास्टर रिस्पांस ब्यूरो की टॉप सपोर्टर, आइस आई, क्यूरियोसिटीज को पालने पोसने वाली स्पेशल एक्सपर्ट, सोच रही है कि प्यार से इस बच्चे को सही रास्ते पर लाएगी ताकि फ्यूचर में ये कोई बड़ा ब्लंडर ना कर बैठे। फिर मैंने गर्दन घुमाकर उस पुरुष की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं थे, आंखों से एक रौबदार करंट सा निकल रहा था। चेहरा तो एकदम आम था, पर उसमें एक गजब की शार्पनेस थी। ये बापू थोड़े सख्त मिजाज के लग रहे थे, इसलिए मैंने झटपट उनके सिर के ऊपर नजर दौड़ाई। स्टेट एनॉर्मल डिजास्टर रिस्पांस ब्यूरो का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, अकेले पूरे देश को मटियामेट करने की ताकत रखने वाला महायोद्धा। ब्यूरो के ज्योतिषी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भविष्यवाणी की थी कि फ्यूचर में दुनिया का काल बनने वाला विलेन इसी अनाथालय में है। उसका नाम मुगे है। कोड नेम 000 से कांटेक्ट करने आया हूँ, अल्टीमेट इंश्योरेंस के तौर पर सिचुएशन कंफर्म करने। इस वक्त अपनी कातिल वाइब्स को छिपाकर बिना भनक लगे इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये कमजोर सा छोटा बच्चा दुनिया कैसे उजाड़ सकता है, पर कुछ भी हो, फुल अलर्ट मोड पर हूँ, कभी भी एक्शन लेने को तैयार। अरे भाई, मैं तो एकदम सन्न रह गया। क्या मॉडर्न एरा का सबसे तगड़ा सुरम्मा, क्या दुनिया की तबाही मैं ही वो विलेन हूँ जो दुनिया खत्म करेगा? मेरा तो दिमाग ही फट गया है यार। मेरी आंखों का लुक अचानक एकदम सीधा साधा और नादान सा हो गया, और अभी अभी जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था वो हवा हो गया। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी औकात क्या है। क्या दुनिया हिला देने वाला ये पावरफुल प्रोफाइल एक छोटे से बच्चे का हो सकता है? मेरा तो मन कर रहा था कि उनसे पूछूं कि कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, पर जैसे ही मुग्गे के सिर पर मॉडर्न एरा का सबसे तगड़ा सुरमा वाला टैग देखा, बात हलक में ही अटक गई। रोना आते आते बचा। मुझे पूरा शक है कि इस संसार में कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है। मैं अभी स्टार्टर जोन से बाहर भी नहीं निकला कि फुल लेवल वाले बिग बॉस ने मेरा रास्ता रोक लिया। भाई, इससे कोई कैसे निपटेगा? मैनेजर ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और मुझे आगे बढ़ाया। मोगे बेटा, जल्दी से मिस्टर शिया और मिस ये को नमस्ते करो। यही तुम्हारे नए मम्मी पापा हैं। अब से तुम सब एक ही फैमिली हो। मैंने मुड़कर मैनेजर को देखा, जो मुझे नया घर मिलने की खुशी से फूला नहीं समा रहा था। साफ था कि मैनेजर इस पूरे खेल से बिल्कुल बेखबर था। मेरा मन तो ना में सिर हिलाने का था, पर उनके सिर के ऊपर की डिटेल्स देखकर मैं समझ गया कि मना करने का कोई फायदा नहीं। सामने देश के सबसे बड़े सूरमा थे, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। नमस्ते, मैंने बहुत शर्माते हुए किसी तरह ये शब्द बोला। मैं एकदम इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। आखिर पिछले जन्म में मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही था। इतने हाई लेवल के किरदारों के सामने मेरी क्या बिसात? किसी ने सच ही कहा है, जब लोग तुम पर दुनिया तबाह करने का शक करें तो बेहतर है कि तुम्हारे पास सच में वैसी पावर हो। आइस आई ने कोहनी से म्यूज को धीरे से छुआ और आंखों से डांटते हुए इशारा किया। इतना सीरियस चेहरा मत बनाओ, बच्चा सहम गया है। म्यूज ने मजबूरन अपनी तीखी नजरें हटाई। यह बच्चा किसी भी एंगल से दुनिया तबाह करने वाला नहीं लगता, पर भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। शायद वो पावर अभी सोई हुई है। डरो मत। आइस आई ने एक कदम आगे बढ़ाकर घुटनों के बल बैठकर मुझसे नजरें मिलाई। उनके चेहरे की स्माइल बेहद प्यारी और सच्ची थी, उसमें रति भर भी दिखावा नहीं था। हेलो मुग्गे, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। क्या तुम हमारे साथ एक फैमिली बनकर रहना चाहोगे? मैंने मन ही मन मुंह बनाया। मम्मी? मैं कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी खेल रहा हूँ कि किसी को भी मम्मी मान लूं। सुंदर और भोली होने से क्या होता है? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। टिंग, टारगेट कैरेक्टर डिटेक्टेड। हैप्पी फैमिली सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। इस सिस्टम का मकसद एक परफेक्ट फैमिली बनाना है। फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पर आपको प्राइज मिलेंगे। हैप्पी फैमिली, यह क्या अजीबोगरीब सिस्टम है? टिंग, आइस आई इस उलझन में है कि तुमसे कैसे क्लोज हो। अगर तुम उन्हें मम्मी कह दोगे तो वो खुशी से झूम उठेंगी। होस्ट को बिना किसी एट्रीब्यूट वाला पॉइंट प्राइज के तौर पर मिलेगा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मम्मी! मैं बिना एक पल गंवाए सीधे आइस आई के गले लग गया। सारी सावधानी और डर हवा में उड़ गए। यह मम्मी शब्द पूरे दिल और जोश से निकला था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, आज से मैं पक्का फैमिली मैन हूँ। प्राइज के लिए मम्मी मानने में क्या बुराई है? अब देखो मैं इस प्यारे से बच्चे के रूप का इस्तेमाल करके कैसे इन सबको अपने प्यार में पागल करता हूँ। भले ही मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने कॉमिक्स और नॉवेल्स खूब पढ़े हैं। थ्योरी पूरी पक्की है, अब सीधा प्रैक्टिकल की बारी है। आइस आई तो वहीं हैरान रह गई। ये प्रोग्रेस कुछ ज्यादा ही फास्ट थी। कायदे से एक शर्मीला बच्चा इतनी जल्दी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करता। ब्यूरो से मिली फाइल्स बहुत डिटेल में थी। टारगेट का नेचर बहुत शांत था, वो ज्यादा बातचीत नहीं करता था, ज्यादातर टाइम अपने रूम में अकेले खोया रहता था। अनाथालय के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में जीता था। उन्होंने सोच रखा था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ
और इसके लिए उन्हें लंबी मेहनत करनी होगी, पर यहाँ तो काम चुटकियों में हो गया। क्या सच में मेरे अंदर एक अच्छी माँ बनने का टैलेंट है? बिना किसी चाइल्ड केयर एक्सपीरियंस वाली आई साई मन ही मन सोचने लगी। भले ही तरीका थोड़ा अजीब था, पर रिजल्ट तो सुपर हिट था। आई साई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उनके होंठों की स्माइल सब बयां कर रही थी। उन्होंने मुझे वापस कसकर गले से लगा लिया। उनकी आवाज से बहुत प्यार झलक रहा था। हाँ बेटा, मम्मी यही है, आज से तुम मेरे बेटे हो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। इस मोमेंट पर आइस आई का मदरली प्रोटेक्शन मोड फुल ऑन हो गया था। ओहो, मुग्गे ने यह सब देखकर मन ही मन बेबसी से सिर हिलाया। महिलाओं का ये माँ वाला प्यार अक्सर सही फैसले लेने में रुकावट बनता है। इस छोटे बच्चे का बाहरी रूप सच में बहुत बड़ा धोखा है। सिर्फ आइस आई ही मन खुश नहीं हो रही थी, उनके गले लगे मेरे चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। टिंग, टारगेट कैरेक्टर के साथ शुरुआती अच्छे रिलेशन बन गए हैं। प्राइज के तौर पर बिना एट्रीब्यूट वाला पॉइंट मिलता है। मजा आ गया भाई। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत एक कमजोर कैरेक्टर जैसी है जो धीरे धीरे संघर्ष करेगा, पर यहाँ तो सीधे पॉइंट्स बढ़ाकर सुपरफास्ट अपग्रेड वाला सीन निकला। इससे मेरा हौसला तुरंत बढ़ गया और मन की घबराहट काफी हद तक कम हो गई। मैनेजर ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर तसल्ली की स्माइल आ गई। मोग्गे तुम दोनों को इतना पसंद कर रहा है तो मैं अब बेफिक्र हूँ। उनकी आंखों में थोड़ा सा दुख था, फिर भी वो मेरे लिए दिल से खुश थे। गोद लेने का कागजी काम बहुत ही आसानी से हो गया, क्योंकि ऊपर से पहले ही सारे इंतजाम थे। एक आम अनाथालय से एक बच्चे को ले जाने में भला क्या रुकावट आती। मैं आराम से आई साई का हाथ थामकर अनाथालय से बाहर आया और उनकी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं आने वाली लाइफ को लेकर काफी एक्साइटेड था। आईसाई का हाथ प्यार से मेरे सिर पर घुमा। शायद वो पहली बार माँ बनने की खुशी महसूस कर रही थी। वैसे भी सामने ऐसा प्यारा सफेद बालों वाला मासूम बच्चा हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी क्यूट पेट को दुलार रहे हो। इस बच्चे की माँ बनना तो सच में बहुत बड़ी खुशी है। आईसाई का लव फिल्टर इस वक्त मैक्सिमम लेवल पर था। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बहुत सारा प्यार करने की इच्छा को किसी तरह रोका और प्यार से बोली, चलो घर चलते हैं, घर पर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान पहले से तैयार है, अगर कुछ और चाहिए तो बेझिझक बताना। थैंक यू मम्मी, मैंने मुंह से तो जवाब दिया पर मन ही मन अलर्ट रहा। उन दोनों के सिर के ऊपर की इन्फॉर्मेशन से मैंने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर लिया था। भले ही भविष्यवाणी में मुझे दुनिया का विलेन बताया गया हो, पर देश ने मेरे खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इस प्यार से हैंडल करने के तरीके से साफ था कि उनके डिपार्टमेंट में अंदरूनी तौर पर काफी बहस हुई होगी। शॉर्ट टर्म में तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। अब बस ये देखना था कि ये नए पेरेंट्स मुझसे क्या सीक्रेट्स निकलवाना चाहते हैं। मैं भी मौके के हिसाब से चाल चलूंगा। मैंने चुपके से अपनी आंखें उठाकर आई साई की तरफ देखा तो मेरी नजर सीधे उनकी मुस्कुराती आंखों से टकरा गई। कुछ कहना चाहते हो क्या? बस आपको देखना चाहता था। मेरी इस अचानक निकली बात ने उनका दिल पूरी तरह पिघला दिया। यह मासूम नजरें और प्यार भरी आवाज, भला इसे कौन इग्नोर कर सकता है। जितना मन चाहे देखो, मम्मी कहीं भाग थोड़ी रही है। आई साई का ये छोटे बच्चे को बहलाने वाला अंदाज मुझे एकदम नन्हा बच्चा बनाने पर तुला था। उन्हें क्या पता कि मैं तो बस उनका स्टेटस पैनल चेक कर रहा था। हैप्पी फैमिली सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद सच में फैमिली मेंबर्स की पावर्स का स्टेटस देखा जा सकता था। इल्यूजन, रिलैक्स, मेंटल पावर 1021, पावर 152, स्टेमिना 172, स्पीड 142। ये नंबर्स तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। ये तो सीधे सीधे चीटिंग है। भले ही मुझे इन नंबर्स का सही मोल नहीं पता, पर अपने स्टेटस से कंपेयर करूं तो जमीन आसमान का अंतर था। जब आईसाई ही इतनी खतरनाक हैं, तो जिन्हें मॉडर्न एरा का सबसे तगड़ा सूरमा कहा गया है, वो म्यूज कितने बड़े मॉन्स्टर होंगे। मैंने तुरंत कार्ड चला रहे म्यूज की तरफ देखा। इल्यूजन, स्टॉर्म, मेंटल पावर 11,250, पावर 1,188, स्टेमिना 1,503, स्पीड 3,016। ये किस लेवल का स्टेटस है भाई? ओ भाई, असल में दुनिया तबाह करने वाला विलेन कौन है यहाँ? आई से म्यूज तक आते आते पावर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। अगर ये कोई गेम होता तो प्लेयर्स इस गेम के मेकर को अंतरिक्ष में भेज देते। तभी अचानक मुग्गे को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने बैक मिरर से सीधे मेरी आंखों में झांका। मैं तुरंत घबराकर नजरें घुमा गया और फिर से एक कमजोर मासूम बच्चे का नाटक करने लगा। म्यूज ने अपनी नजरें हटा ली। उन्हें मेरे इस रिएक्शन पर कोई हैरानी नहीं हुई। वैसे भी आइस आई के कंपैरिजन में उनका चेहरा बच्चों को डराने के लिए काफी था। रिलेशन बनाने का काम आइस आई पर छोड़ना ही सही था। उन्हें तो बस इस बात पर नजर रखनी थी कि क्या मेरे अंदर कोई अजीब बदलाव आता है, जैसे कि पावर्स का कोई सिग्नल। फिलहाल तो ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं था। म्यूज की नजर में मैं इस वक्त एक बिल्कुल मासूम रुई के गोले जैसा था, जिससे कोई खतरा नहीं था। मैंने पूरी तरह शांत रहना ही बेहतर समझा और एक सुंदर शो पीस की तरह बैठ गया। आइस आई पूरे रास्ते मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इतना प्यारा बच्चा दुनिया खत्म करने वाली पावर रख सकता है। खैर, शायद वो पावर अभी एक्टिवेट नहीं हुई थी, वरना मेंटल पावर का सिग्नल छिपता नहीं। आइस आई ने खुद को संभाला और आगे का प्लान सोचने लगी। अगर कल को इसकी पावर जाग गई तो क्या होगा? क्या ये अपनी असलियत हमसे शेयर करेगा? उस वक्त एक माँ के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ साफ साफ बताकर इसे सीधे हेडक्वार्टर ले जाना होगा,
या अनजाना बनकर सब कुछ नॉर्मल चलने देना होगा? यह ब्यूरो के बड़े ऑफिसर्स के बीच का एक बड़ा सवाल था जिससे फ्यूचर का फैसला होना था। मैं भी सोच में डूबा था। देश के इस अचानक गोद लेने के फैसले ने मेरे सारे प्लान्स चौपट कर दिए थे। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर थोड़े पैसे कमाऊंगा और मजे से एक सुकून भरी लाइफ जीऊंगा, पर अचानक कुछ लोग आकर कहते हैं कि मैं फ्यूचर में दुनिया तबाह कर दूंगा। इस अजीब दुनिया के रूल्स के हिसाब से ये बात 80% सच ही होगी, पर मुझे समझ नहीं आता कि मुझ जैसे एक सीधे साधे आराम पसंद इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा विलेन क्यों मान लिया गया। अब तो रास्ता बदलना ही होगा। जब देश को शक है कि मेरे पास दुनिया हिलाने की पावर है, तो क्यों ना मैं सच में वैसा ही बन जाऊं। तो असली सवाल ये है कि इस फ्री में मिले पॉइंट को कहां इस्तेमाल करूं। कार धीरे से एक कॉलोनी में आ गई। मैंने उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखा। क्या यही मेरा नया घर है? आइस आई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, इस कॉलोनी का सिक्योरिटी सिस्टम और माहौल बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो हम बाद में किसी बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा, आप लोगों के रसूख को देखते हुए एक बंगला अरेंज करना कौन सी बड़ी बात है। पर क्या इन्होंने इस कॉलोनी को इसलिए चुना ताकि मैं बहुत अमीर माहौल में रहकर बिगड़ ना जाऊं? वैसे ये कॉलोनी सच में बहुत वीआईपी थी मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने पिछले जन्म में एक छोटे से पुराने घर में वक्त बिताया हो। यह बहुत बड़ी बात थी। लगता है तुम्हें यह जगह पसंद आई? आइस आई ने मेरी आंखों में चमक देखकर स्माइल की। उन्हें डर था कि कहीं मैं एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह नए माहौल को देखकर परेशान न हो जाऊं। कार पार्क करने के बाद दोनों मुझे लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर ले गए। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, वहां का शानदार इंटीरियर देखकर मैं हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, आइस आई मुझे एक रूम के सामने ले गई। देखो, ये अब से तुम्हारा रूम है, जल्दी से देख कर बताओ कैसा लगा। रूम काफी बड़ा था और उसका वार्म कलर थीम बहुत प्यारा था। साफ दिख रहा था कि इसे बहुत ध्यान से सजाया गया था। पसंद ना आए तो चेंज कर सकते हैं। आइस आई सामने वाले के एक्सप्रेशंस पढ़ने में माहिर थी। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि लड़कों के सबसे पॉपुलर स्टाइल में सजाए जाने के बावजूद मेरे चेहरे पर कोई खास रिएक्शन क्यों नहीं था। आइस आई गहरी सोच में पड़ गई। अच्छा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा नखरे दिखाने वाला इंसान नहीं हूँ। बस जीने का एक नया तरीका है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो क्या कुछ और चाहिए तुम्हें? मम्मी सब लाकर देगी। मैंने एक गहरी सांस ली और पक्के इरादे से कहा, क्या मुझे एक मोबाइल मिल सकता है? असल में म्यूज और आईसाई इसके लिए पहले से तैयार थे। बस उन्हें यह नहीं पता था कि मेरी डिमांड इतनी छोटी होगी। मोबाइल जैसी चीजें तो सीक्रेट्स जानने का सबसे बड़ा जरिया होती हैं, सीधे पूछताछ करने से कहीं ज्यादा काम की। आईसाई ने जब मेरी आंखों में मोबाइल के लिए चमक देखी तो राहत की सांस ली। मिशन का पहला स्टेप तो कामयाब रहा, दूसरा स्टेप धीरे धीरे पूरा करेंगे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। अपने पर्सनल स्पेस को एंजॉय करो, मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ जरूरी काम है। मोबाइल में हमारे नंबर सेव हैं, कोई बात हो तो कॉल करना। जी, मैंने तेजी से सिर हिलाया। मुझे इस पर्सनल स्पेस की सख्त जरूरत थी। भले ही ये स्पेस पूरी तरह पर्सनल ना हो, पर उन दोनों मॉन्स्टर्स के पास रहने से तो लाख गुना बेहतर था। इतने भारी भरकम पावर्स वाले किरदारों के पास रहने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब तक तो मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। म्यूज में तो पापा वाला कोई लुक ही नहीं था। हैप्पी फैमिली सिस्टम अभी शांत था, जो मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने रूम का दरवाजा बंद किया और सीधे सॉफ्ट बेड पर छलांग लगा दी। 2-4 बार रोल करने के बाद जाकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। मेरे सीधे साधे सफेद बाल थोड़े बिखर गए थे, पर इससे मेरी खुशी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना किसी ऑफिस की चिकचिके ऐसी आलीशान लाइफ मिलना सच में किसी प्राइस से कम नहीं था। मैं बेड पर एकदम रिलैक्स होकर लेट गया। फिलहाल तो चुपचाप रहना ही सही है। कौन जाने इस रूम में कोई हिडन कैमरा लगा हो, ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत सी आंखें मुझ पर टिकी हैं। इससे अच्छा है कि पहले ये देखूं कि पॉइंट्स कैसे बढ़ाने हैं। अपने और आइस आई के स्टेटस को कंपेयर करने पर साफ था कि मेंटल पावर बाकी चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसका सीधा कनेक्शन पावर से था। मैंने नोटिस किया था कि आइस आई और म्यूज के स्टेटस में इल्यूजन का एक सेक्शन था जो मेरे पास नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी पावर अब भी एक्टिवेट नहीं हुई है? क्या ये हैप्पी फैमिली सिस्टम कोई पावर है? शायद नहीं। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, बड़े सुरमाओं को कॉपी करो और पॉइंट्स बढ़ाओ। सिस्टम मेरे सारे पॉइंट्स मेंटल पावर पर लगा दो। भले ही मुझे अभी इस पावर सिस्टम का पूरा आइडिया नहीं था, पर मैं बड़े प्लेयर्स को देखकर धीरे धीरे सीख सकता था। पुरानी कहानियों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंटल पावर ही सबसे मेन चाबी होती है, जिससे पावर्स का लेवल तय होता है। बाकी लोगों को पॉइंट्स कैसे मिलते हैं ये तो नहीं पता, पर मेरे पास तो सिस्टम का फ्री बोनस था। सोर्स की कोई फिक्र नहीं थी, बस बड़े सुरमाओं का पैटर्न फॉलो करना था। मुझे अभी किसी बदलाव का एहसास भी नहीं हुआ था कि सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। मेंटल पावर लिमिट क्रॉस हो गई है, पावर एक्टिवेट हो गई है। फिशन फिशन आपका स्टेटस डेटा अब फिशन इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्रेजेंट में फिशन काउंट 1 है, बाकी इफेक्ट्स का पता लगाना अभी बाकी है। मेरी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। कुछ सेकंड्स बाद मैंने एक लंबी सांस खींची। ओ भाई, ये पावर तो बहुत ही सॉलिड है। इसका इफेक्ट एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब मुझे सच में यकीन होने लगा कि फ्यूचर में किसी दिन मैं वाकई दुनिया हिला सकता हूँ। अगर ये पावर पूरी तरह ग्रो कर गई तो असली पावरफुल मॉन्स्टर कौन बनेगा ये वक्त ही बताएगा। मेरा मन तुरंत इस पावर को टेस्ट करने का हुआ, पर तभी याद आया कि बगल वाले रूम में एक महासुरमा बैठा है और इस पूरी कॉलोनी में भी बड़े बड़े धुरंधर छिपे हैं। अगर कोई बड़ा तमाशा हुआ
तो तुरंत हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी शांति से रिसर्च करना ही ठीक रहेगा। इसी बीच म्यूज और आइस आई एक दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ब्यूरो के अरेंजमेंट के मुताबिक इस कॉलोनी में अब कोई भी आम पड़ोसी नहीं रहता था। हर घर में अपने ही लोग थे। मिसाल के तौर पर जिस रूम में म्यूज इस वक्त थे वो एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेंटर था। टेक्निकल टीम अब हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि यहीं रहकर रिस्पांस ब्यूरो की एक्टिविटीज को रिमोटली मॉनिटर और एनालाइज कर रही थी। इसका मतलब था कि आधा हेडक्वार्टर इसी कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ के लगभग सभी रहने वाले लोग पावर्स वाले थे, यहाँ तक कि मिशंस के लिए भी गाड़ियां यहीं से रवाना होती थी। इससे साफ था कि वे मुझे लेकर कितने सीरियस थे। म्यूज ने स्क्रीन के सामने बैठे टेक्नीशियन से पूछा, क्या सिचुएशन है? टारगेट ने मोबाइल मिलते ही बस कुछ बेसिक एप्स डाउनलोड किए हैं, अभी वो वीडियो ऐप पर एनिमेशन वीडियो देख रहा है। म्यूज ने धीरे से सिर हिलाया। वह जो कुछ भी देख रहा है उससे उसकी पसंद और नेचर को एनालाइज करो, किसी भी छोटी डिटेल को मिस मत करना, समझे? यस सर। मॉनिटर की स्क्रीन पर सिर्फ मोबाइल का लाइव व्यू दिख रहा था जिस पर एक पॉपुलर एनिमेशन शो चल रहा था। खैर, मेरा एक अंदाजा गलत निकला। रूम के अंदर कोई हिडन कैमरा या माइक नहीं था, सिर्फ लिविंग रूम में नाम के लिए एक कैमरा लगाया गया था। यह भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा था। तो इस बच्चे को एनिमेशन देखना पसंद है? आइस आई ने अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ स्क्रीन को देखा। क्या आजकल के यंगस्टर्स में यही सब पॉपुलर है? टेक्नीशियन ने जवाब दिया, हाँ मैम, मेरे एक रिलेटिव का बच्चा भी यही सब देखता है। अफसोस कि टारगेट का फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, वरना उसकी पसंद को और अच्छे से समझा जा सकता था। आईएसआई ने सिर हिलाया। इससे ज्यादा करना रिस्की होगा, वो एक टाइम बम बन सकता है। शुरुआत में ब्यूरो के कुछ बड़े ऑफिसर्स 24 घंटे की फुल मॉनिटरिंग चाहते थे, पर वोटिंग में यह प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। इसमें उस ज्योतिषी का भी एक इम्पोर्टेंट वोट शामिल था जिसने अपनी पावर्स खो दी थी। ज्योतिषी की भविष्यवाणियां बदलना नामुमकिन के बराबर होता है। अगर फ्यूचर पहले से पता हो और उसे रोकने की पूरी कोशिश भी की जाए तो भी सिचुएशन कुछ ऐसे मोड़ लेती है कि एंड वही होता है जो तय था। यानी भले ही उन्हें पता हो कि मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, ब्यूरो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस एंड को बदल नहीं सकता था। पुरानी घटनाएं अभी भी सबके जहन में ताजा थीं। एक बार किसी ने विलेन को पहले ही मारना चाहा, पर उसकी पावर ऐसी थी कि मरने के बाद उसका असर और खतरनाक हो गया, जिससे तबाही और जल्दी आ गई। अब भी वही सीन था। ब्यूरो का मेरा कोई भी कदम उस तय एंड की तरफ ले जाने का जरिया बन सकता था। कोई भी जल्दबाजी वाला प्लान तबाही के प्रोसेस को और फास्ट कर सकता था। कौन जाने टारगेट का दुनिया तबाह करने का रीजन यही बन जाए कि ब्यूरो ने उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दखल दिया था। रूम में कैमरा लगाना खतरे से खाली नहीं था। अगर मुझे पता चल जाता तो बम फटने जैसा सीन हो जाता। रहा सवाल मोबाइल ट्रैक करने का, तो उसे बाद में किसी भी बहाने से संभाला जा सकता था। आइस आई ने शांत खड़े म्यूज की तरफ देखा। म्यूज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उस बच्चे की पसंद को थोड़ा समझना चाहिए ताकि बातचीत का कोई जरिया बन सके? म्यूज ने सिर हिलाया। ये सब तुम संभाल सकती हो। आइस आई ने थोड़े सिर दर्द के साथ अपना माथा छुआ। भले ही नाम के लिए सही तुम उसके पापा हो, हमेशा ऐसे चुप तो नहीं रह सकते ना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। म्यूज ने एनिमेशन स्क्रीन से अपनी नजरें हटाई, पर यह मत भूलना कि वो शुरू से ही सबसे डेंजरस कैटेगरी का पावर होल्डर है। आइस आई म्यूज की बात का इशारा समझ गई और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैं जानती हूँ, मुझे उन्हें बस यह याद दिला रहे थे कि माँ वाले प्यार में वो इतनी अंधी ना हो जाए कि असलियत भूल जाए, भले ही वो बाहर से कितना भी सीधा दिखे, है तो एक टाइम बम ही। म्यूज की आवाज थोड़ी रुकी। वैसे तुम उसके साथ जैसा चाहो बिहेव कर सकती हो, अगर तुम ये भूल भी जाओ कि वो डेंजरस है तो भी कोई बात नहीं। आईएसआई ने हैरान होकर देखा। मोगे का टोन एकदम नॉर्मल था। जो भी रिजल्ट हो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर आईएसआई को उनके सॉफ्ट नेचर की वजह से मेरे पास भेजा गया था तो मोगे विशुद्ध रूप से पावर की टॉप लिमिट थे, जो किसी भी गड़बड़ को संभालने के लिए तैनात थे। उन्हें पापा का रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका बस इतना पावरफुल होना ही काफी था कि वो किसी भी अनहोनी को संभाल सकें। उनका ये सॉलिड कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था और इसीलिए उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। म्यूज की इस बात से आइस आई के मन का डर दूर हो गया। जब म्यूज ने खुद ये कह दिया था तो वो अब बिना किसी झिझक के मुझे खूब सारा प्यार दे सकती थी। तभी अचानक म्यूज की आंखें एकदम शार्प हुई। उनकी नजर सीधे मेरे रूम की डायरेक्शन में गई। इसके तुरंत बाद ही टेक्नीशियन की घबराई हुई आवाज गूंजी, रिपोर्ट, मेंटल पावर का एक सिग्नल मिला है। ऐसा लगता है कि टारगेट की पावर एक्टिवेट हो गई है। वहां मौजूद हर शख्स के कान खड़े हो गए। इस कॉलोनी के ज्यादातर नॉर्मल ऑफिसर्स को इस बात की खबर नहीं थी। बस कुछ खास मेंबर्स जैसे मेरी मंजिल और ऊपर नीचे के पड़ोसी ही मेरी इंपॉर्टेंस जानते थे। वही ब्यूरो के असली पावरफुल मेंबर्स थे। भले ही वे बहुत से मिशंस का हिस्सा रह चुके थे, पर मेरी पावर के अचानक जागने से जो प्रेशर बना उसने सबको हिला दिया। उन सब ने मुग्गे की ताकत को अपनी आंखों से देखा था। अकेले देश हिलाना कोई मजाक नहीं था। उन पर तो न्यूक्लियर अटैक भी बेसर था। रूम के लोगों ने तुरंत मुग्गे की तरफ देखा, पर मुग्गे का चेहरा एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेवल बहुत कम है, पैनिक करने की जरूरत नहीं। मेन बॉस के बोलते ही टेक्निकल टीम तुरंत नॉर्मल हो गई
और सिचुएशन को कैलकुलेट करने लगी। मेंटल पावर का लेवल काफी लो है, यह बिल्कुल शुरुआती स्टेज जैसा है। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पड़ोसियों के बीच कैसा हड़कंप मचते मचते बचा था। पावर्स का क्या है, इस्तेमाल करने पर खुद ही समझ आ जाएगी। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर एनिमेशन देखकर रिलैक्स करूं। वैसे मेंटल पावर बढ़ने के बाद मेरे सेंस काफी शार्प हो गए थे। मुझे सच में ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। अगर कोई सच में देख रहा होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। एनिमेशन का पूरा एपिसोड खत्म होने तक मुझे रूम में कोई कैमरा या वैसी चीज नहीं मिली, जिससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मेरी प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा जा रहा है, ये देखकर तो थोड़ा अच्छा लगा। बस इसी डर से कि कहीं रूम में कोई कैमरा ना हो, मैंने अपनी इस नई बॉडी को अच्छे से चेक नहीं किया था। वैसे ये सफेद बालों वाला लुक सच में बहुत शानदार था। कैरेक्टर का मॉडल एकदम हीरो जैसा था। जब मेरा नया जन्म हुआ था तब मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए ध्यान नहीं दिया, पर अब तो मैं खुद अपने इस लुक का फैन हो रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने रूम को चेक किया था। दीवार के पास बनी बड़ी अलमारी में बहुत से स्टाइलिश कपड़े रखे हुए थे, जिनका साइज भी एकदम परफेक्ट था। न जाने ब्यूरो ने ये सब कब तैयार किया था। जब भी टाइम मिलेगा मैं एक बढ़िया सा ड्रेसअप शो करूंगा और अपने इस नए लुक को अच्छे से देखूंगा। मैं सच में बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मोबाइल से कुछ फोटोज भी क्लिक करना चाहता हूँ। रूम में भले ही कोई कैमरा ना हो, पर इस मोबाइल का क्या भरोसा, कौन सा मॉडल है क्या पता। हो सकता है कोई मेरे साथ बैठकर एनिमेशन देख रहा हो। अगर मैंने कुछ अजीब सर्च कर लिया तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी। मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई। बाहर से आईसाई की प्यारी आवाज आई, मॉग बेटा बाहर आओ, डिनर का टाइम हो गया है। आया। मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि शाम ढल चुकी थी और रात होने वाली थी। मैं रूम से बाहर आया तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म खाना सजा हुआ था। आइस आई प्लेट्स लगाने में बिजी थी, पर म्यूज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने तुरंत उनके सिर के ऊपर देखा। आपकी मेंटल पावर के सिग्नल की वजह से आइस आई को पता चल चुका है कि आपकी पावर जाग गई है। वह आपकी एबिलिटी को लेकर बहुत क्यूरियस है, पर अपनी ड्यूटी की वजह से अपनी क्यूरियोसिटी को दबाए बैठी है। मैंने जानबूझकर एक नादान सा चेहरा बनाया। नंबर्स में थोड़ा सा चेंज क्या हुआ? आप लोगों का रिएक्शन तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव निकला। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई कि कहीं म्यूज छिपे हुए तो नहीं है, कहीं कोई अचानक सरप्राइज ना मिल जाए। वो सीन सच में बहुत थ्रिलिंग होगा। मम्मी पापा कहाँ हैं? भले ही किसी को अचानक पापा बोलना थोड़ा अजीब था, पर अगर सामने वाला दुनिया का सबसे तगड़ा सुरमा हो तो पापा बोलने में कोई शर्म नहीं है। जब मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो मैं इस पावरफुल मॉन्स्टर से खुद को पापा बुलवाऊंगा। आइस आई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पापा को कुछ जरूरी काम है, वो थोड़ा लेट आएंगे, हम पहले खा लेते हैं, उनका वेट करने की जरूरत नहीं। अगर म्यूज को पता चलता कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो शायद वो भी खुश होते। वैसे जब मैंने पहली बार आइस आई को मम्मी कहा था तो वो खुशी से फूली नहीं समाई थी। अच्छा ऐसा है। आइस आई के सिर के ऊपर की डिटेल्स देखकर मैंने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है कि वो कोई सरप्राइज अटैक का प्लान नहीं कर रहे थे। मैं अभी से किसी बड़े ड्रामे के लिए तैयार नहीं था। साफ था कि शुरुआती पावर का जागना उनके बर्दाश्त के दायरे में था। नंबर्स कम होने का यह एक फायदा था। म्यूज की गैर मौजूदगी में मैंने बिना किसी प्रेशर के बहुत मजे से खाना खाया। आइस आई लगातार मेरी प्लेट में खाना परोस रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं भूखा न रह जाऊं। अच्छा लगा तो और लो बेटा। बस बस मम्मी, अब और खाया तो पेट फट जाएगा। डिनर का टाइम बहुत ही बढ़िया गुजरा। बस एक ही कमी थी कि सिस्टम ने कोई नया मिशन नहीं दिया। लाइफ इतनी इजी नहीं है भाई। मैंने एक ठंडी सांस ली। खाने के बाद का टाइम एकदम फ्री था, म्यूज थे नहीं, और आइस आई ने भी कोई रोक टोक नहीं लगाई। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम बाहर घूमने नहीं जाना चाहते? ये कॉलोनी बहुत सेफ है, अकेले डरने की कोई बात नहीं। फिर कभी चलेंगे मम्मी, अभी मुझे अपने रूम के माहौल में थोड़ा सेट होना है। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आईएसआई थोड़ा मुस्कुरा दी। अगर ऐसा ही रहा तो ये सच में एक होम बॉय बन जाएगा। क्या ये एक अच्छा साइन है? मैंने आईएसआई की तरफ देखा। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या उन्हें भी मेरे साथ ट्यूनिंग बिठाने के लिए एनिमेशन देखना शुरू करना चाहिए। मुझे अच्छे से पता था कि मोबाइल में कुछ तो झोल है, पर कोई बात नहीं। मैं वापस अपने रूम में आया और तेजी से बालकनी की तरफ गया। रात काफी हो चुकी थी और नए घर का पहला दिन खत्म होने को था। मैंने आसपास देखा, कॉलोनी में काफी लोग शिफ्ट हो चुके थे। लगभग हर घर की लाइट्स ऑन थी। जैसे ही मेरा सिर पर्दे से बाहर निकला, 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग की छत पर मेरा व्हाइट हेयर बॉल नंबर 2 वाला हमशक्ल क्लोन अचानक प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद मेरी असली बॉडी की पावर गुल हो गई और उस क्लोन ने आंखें खोलकर चांद की तरफ मुंह करके कमर पर हाथ रख लिया। क्या टशन था भाई। मैं बीफ नहीं खाता, असंभव बात है, पर यह टेलीपोर्टेशन सच में एकदम कड़क और कूल था। लेकिन फिर भी मेरी एक आह निकल गई। ये ट्रिक बहुत ज्यादा फोकस मांगती है। टाइम खत्म होते ही क्लोन गायब हो जाता है और असली बॉडी हिल भी नहीं पाती। तभी मैंने हिम्मत जुटाई
और उस साहसी आइडिया को ट्राई करने का फैसला किया, यानी अपनी स्पेशल एबिलिटी के पावर को एक लेवल और ऊपर ले जाने का। मैं धीमे से घुर्राया, डेटा फिशन, और पलक झपकते ही मेरा ऑरा ओरा तूफानी रफ्तार से बढ़ने लगा। फिशन स्टेट का स्टेटस पैनल कुछ ऐसा था: मेंटल पावर 100, स्ट्रेंथ 25, स्टेमिना 25, एजिलिटी 25। मेंटल पावर सीधे 100 पर पहुंच गई। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और शरीर में धमाके की तरफ बढ़ती हुई ताकत को महसूस करके मैं खुद हक्का बक्का रह गया। अगर ये एक बार और मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मैं सीधा आसमान में पहुंच जाऊंगा? लेकिन ये खतरनाक स्टेट 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकती थी। इसे सिर्फ एक अल्टीमेट मूव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, पर अभी के लिए इतना काफी था। मेरा सोचना भर था कि मेरा शरीर काले धुएं में लिपट गया। बाहर से सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, यहाँ तक कि हाइट का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। आज से मैं जहां चाहूं वहां मजे से टाइम पास कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं 7वें आसमान पर हूँ और दुनिया को कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। पर तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे बड़ी और जानलेवा बात भूल गया हूँ। पीछे से एक ठंडी और धीमी सी कराह सुनाई दी। मेरा शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया और जो दिल अभी हवा में उड़ रहा था वो सीधे 0 पर आ गिरा। यह मुगे मुगे था। यह बंदा न जाने कब दबे पांव मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और बर्फीली नजरों से मुझे घूर रहा था। ऐसा लगा कि वो इस काले धुएं के आर पार मुझे देख नहीं पा रहा है और न ही उसे ये समझ आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया। उसने बस रूखेपन से पूछा, कौन हो तुम? मैं बिल्कुल स्टैच्यू बन गया। धीरे से पीछे घूमा, पर मन ही मन चैन की सांस ली। भाई साहब, वो मुझे पहचान नहीं पाया। मेरी एबिलिटी सच में लाजवाब है। मैंने सोचा कि पंगा नहीं लेते हैं, तुरंत इस स्टेट को खत्म करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। पर किसे पता था कि ठीक इसी नाजुक मौके पर मेरा परफेक्ट होम सिस्टम बज उठेगा। सिस्टम अलर्ट। टारगेट कैरेक्टर्स के बीच फैमिली रिलेशन बहुत ज्यादा फीका है। एक अच्छे फैमिली रिलेशन में दूरियां नहीं होनी चाहिए। एक बेरुखे पिता को बेटे पर ध्यान बढ़ाने के लिए एक मौके की जरूरत है। मोगे तुम्हारे वजूद को लेकर कंफ्यूज है। ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के मुताबिक किसी भी संदेहास्पद इंसान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे उकसाना एक अच्छा मौका हो सकता है। टास्क पूरा करने पर बोनस एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। यह क्या बकवास है? मुझे पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को उकसाने के लिए कहा जा रहा है ताकि घर में सुख शांति भरे। ये घटिया सिस्टम पक्का पागल हो चुका है। लेकिन जब सिस्टम ने इनाम सामने रख दिया तो छोड़ो यार। मैंने मुग्गे की उस जान लेने वाली निगाहों के सामने काले धुएं से लिपटे हाथ को धीरे से बाहर निकाला और हवा में एक इंटरनेशनल मिडिल फिंगर गाली का इशारा दिखा दी। नतीजा ये हुआ कि मुग्गे को गुस्सा आने के बजाय वो अजीब कशमकश में पड़ डिच गया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। यह तरीका काम नहीं आया। मतलब अब कुछ तगद्दा करना पड़ेगा। मैंने अपना गला साफ किया और एक भारी धीमी आवाज में बोला, सीरियल 00 यहीं पर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये बात मुंह से निकलते ही आसपास का माहौल एकदम जम गया। मुग्गे ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। टारगेट अभी किस हाल में है? फोन के दूसरी तरफ आई स्टोंग तुरंत बात समझ गई। 1 सेकंड के अंदर वो मेरे कमरे के गेट के पास पहुंची और जोर से लात मारकर गेट खोल दिया। पर वहां क्या था? उसने देखा कि मेरी असली बॉडी मजे से बेड पर सो रही है। फोन कट गया। मोगे ने फिर से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों का गुस्सा अब बाहर आने को बेताब था। जवाब दो, तुम्हें ये बात कहां से पता चली? तुम उसका इस्तेमाल करके क्या करना चाहते हो? उस भयंकर प्रेशर ने मुझे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई बहुत बद्धा वेपन जिनसिंग पाओ तान दिया गया हो। मुझे समझ आ गया कि इस बार उकसाने का गेम पूरी तरह से फेल हो चुका है। मुगे ने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसने अपने गले की टाई को खींच कर निकाला। वो कपड़े की टाई उसके हाथ में आते ही एक सीधी तलवार की तरह तंग हो गई, मानो कोई अदृश्य तलवार हो। उसने ठंडे सुर में कहा, छोड़ दो, तुम्हें यहीं खत्म कर देता हूँ। नतीजा तब भी नहीं बदलेगा। उसके शब्द पूरे होते ही उसने टाई को हवा में तेजी से लहराया। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ जिसकी गूंज आसमान तक गई और मेरा वो क्लोन उसी वक्त भाप बनकर उड़ गया। लेकिन मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे दर्द तो हुआ ही नहीं। मैं झटके से बेड पर उठकर बैठ गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो फट जाएगा। इसका मतलब क्लोन को जो चोट लगती है उसका असर मेरी असली बॉडी पर बिल्कुल नहीं होता। पर सच कहूं तो उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच खत्म हो गया था, जैसे सामने से आता हुआ कोई बद्धा ट्रक मुझे टक्कर मार गया हो। मैं तो बस बाल बाल बचा। बहुत डरावना था वो। मैंने चुपके से अपनी पर्सनल डायरी में ये बात नोट कर ली। मन ही मन कसम खाई कि किसी दिन कोई बहाना बनाकर इससे पैसे ऐंठूंगा और अपने मेंटल हैरेसमेंट का हर्जाना वसूल करूंगा। मैं अभी बदला लेने का प्लान बना ही रहा था कि अचानक कान में आई स्टोन की आवाज आई, पे यू, जल्दी बाहर आओ, स्नान करके सोने की तैयारी करो। मैंने ऊंची आवाज में कहा, एनी नाना आया। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकला, पर अगले ही पल मैं जहां का तहां रुक गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे तब एहसास हुआ कि इस नए शरीर के साथ स्नान करने का ये मेरा पहला मौका है। पिछली लाइफ में मैंने कभी किसी मेल का हाथ तक नहीं छुआ था। भले ही यह शरीर मेरा अपना है, पर
यह सिचुएशन बहुत अजीब थी। आई स्ट्रोंग ने मुझे यूं बुद्ध बने खड़े देखा तो वो मुझसे मजाक करने लगी। क्या हुआ? क्या तुम्हें खुद से स्नान करना नहीं आता? क्या मम्मी तुम्हारी मदद करे? मैं तुरंत होश में आया और पागलों की तरह सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मजाक है? मैं खुद ही सब देख लूंगा। मैं फटाफट बाथरूम की तरफ भागा और धड़ाम से गेट बंद कर लिया। गेट के बाहर से आई स्ट्रोंग के हंसने की आवाज आई। अरे, ये तो बहुत शर्माने वाला बच्चा है। मैं गेट से सटकर खड्डी हुई सांस लेने लगा और आसपास का मुआयना करने लगा। ये बाथरूम सच में बहुत बद्दा था, यहाँ तक कि एक बद्दा टब भी था। तभी मेरे शातिर दिमाग में एक बहुत ही साहसी विचार आया, क्यों ना इस पर अच्छे से रिसर्च की जाए। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। रुको, मेरे पास डेटा फिशन की पावर है ना। अपने ही एक और रूप को बाहर निकालता हूँ जो मेरी पीठ साफ कर देगा। यह तो एकदम नेक्स्ट लेवल का सुख होगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शरीर का हिस्सा अलग करने से मेरी पावर की भनक किसी को नहीं लगेगी। पिछली बार तो डेटा फिशन की वजह से मुग्गे जैसा बड्डा एक्सपर्ट खिंचा चला आया था। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ जो चाहूँ वो मजे से कर सकता हूँ। मैंने मन बना लिया कि यही करना है। पर मैं जैसे ही शुरू करने वाला था, बाहर से फिर आइसटोन की आवाज गूंजी। तुम बच्चे भी ना स्नान करने गए पर कपड़े साथ लेकर नहीं गए? मैंने गेट के पास एक प्यारी सी नाइट ड्रेस रख दी है। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल पत्थर सा बन गया। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। पर वो वहां से गई नहीं। उसने फिर पूछा, क्या सच में मम्मी की हेल्प नहीं चाहिए? मैंने साफ मना करते हुए कहा, सच में नहीं चाहिए। मेरा ये पक्का इरादा देखकर आई स्ट्रोंग आखिरकार थोड़े अफसोस के साथ वहां से चली गई। चलो, आखिरकार टली। मैंने खुशी से हाथ मले और अपने इस छोटे से प्लान को आजमाने की सोचने लगा। जब मैं एकदम फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो मेरी नजर आई स्टोन के रखे कपड़ेड़ों पर पड़ी। ये तो बिल्ली के कान, कैट ईयर वाली नाइट ड्रेस थी। ये कितनी बचकानी थी, पर मैंने सिर्फ एक सेकंड सोचा और उसे चुपचाप पहन लिया, क्योंकि इसका कपड़दा सच में बहुत साफ और आरामदायक था। इसे पहनकर सोने में पक्का मजा आने वाला था। मैं टहलते हुए हॉल में आया तो देखा कि आई स्ट्रोंग और मुग्गे दोनों ही वहां नहीं थे। मुझे सुकून मिला और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। पिछली लाइफ में मैं पक्का नाइट आउल, रात का राही था, तो कोई वजह नहीं बनती कि नया शरीर मिलते ही मैं टाइम से सोने लगूं। पर ऊपर से तो मुझे शरीफ बनना ही पड़ेगा, वरना अगर आई स्ट्रोंग को पता चला कि मेरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो वो पक्का लेक्चर शुरू कर देगी, क्योंकि वो मुझे सचमुच अपना सगा बेटा मानती है। फोन चलाकर रात जगा करना सेफ नहीं था। कोई भी चुपके से शिकायत कर सकता था। बाहर जाने का तो सोचना भी मत। अगर मैं चुपके से निकला भी तो पक्का कोई ना कोई छुपकर नजर रख रहा होगा। अब क्या करूं? तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैं अपने क्लोन को बाहर हवा खाने भेज सकता हूँ। मेरा क्लोन जब तक डेटा फिशन नहीं करेगा तब तक वो आम इंसान जैसा ही दिखेगा। वो सीधे ग्राउंड लेवल पर प्रकट होगा तो किसे पता चलेगा? उस वक्त मेरी असली बॉडी कमरे में मजे से सो रही होगी। किसी को शक भी नहीं होगा। मैंने तुरंत अलमारी से बाहर जाने के कपड़े निकाले। एक गहरे रंग की हुडी जैकेट जो पूरी तरह से सिंपल थी। कुछ ही देर में मैंने आईने में खुद को देखा और तसल्ली से मुस्कुराया। इस कपड़े ने मेरी सारी खासियतें छुपा दी थीं। कैप लगाई और अब किसी से कोई वास्ता नहीं। अगले ही पल सोसाइटी के नीचे कुछ 100 मीटर दूर एक छोटे रास्ते पर हल्की सी चमक हुई और एक छोटा सा साया अचानक प्रकट हो गया। मैंने खुशी से कहा, लो, आ गया बाहर। मैंने घूमकर उस ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखा जहां मेरी असली बॉडी थी और कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराया। मुझ पर नजर रखेंगे? नामुमकिन। वैसे इस बार बाहर आने का मौका सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने डील दे रखी थी, पर फोन साथ लाना बिल्कुल मना था। अगर फोन लाया तो सीधे अपनी लोकेशन बताने जैसा होगा। मेरे पास घूमने के लिए सिर्फ 1 घंटा था, इसीलिए मैं मजे से रोड पर टहलने लगा। मैं टहलते हुए पास के एक पार्क में पहुंच गया, पर इस आधी रात को पार्क में एक इंसान तक नहीं था। बस कुछ स्ट्रीट लाइट्स अकेली जल रही थी। उस सुनसान माहौल को देखकर मेरे रोंगटे खड़ीडे हो गए। वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था। मुझे तो अपनी पिछली लाइफ के पार्क वाले अंकल आंटी के डांस यनचांगवू की याद आने लगी। नहीं, यहाँ से तुरंत निकलना ही ठीक होगा। मैं जैसे ही ये सोचने लगा तभी अंधेरे में से अचानक एक साया उभरा और सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अगर ये फिर से वही मुग्गे बुड्ढा होता तो बात अलग थी, पर इस बार सामने जो इंसान था उसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। अंधेरे में अचानक एक परछाई सामने आई और ठीक मेरे आगे आकर रुक गई। अगर ये फिर से वही पुराना मूजी होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बार ये कोई बिल्कुल अनजाना पर्सन था। मैंने देखा कि उसने मेरे जैसे ही कपड़े पहने थे, एक हुडी जैकेट और अपना सिर झुकाया हुआ था, जिससे उसका फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वह मैन काफी टॉल था और उसकी ये ड्रेस देखकर ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। मेरा दिल बैठ गया, ये आने वाला सही बंदा नहीं है। मुझे पक्का यकीन था कि वह चुपके से मुझे देख रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाना चाहिए, पर मैं जैसे ही जाने के लिए घूमा, रुको, एक ठंडी आवाज मेरे पीछे से गूंजी। मैं बिल्कुल जम गया। हिम्मत करके पीछे घूमा और एक मासूम सा फेस बनाया। भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो घर जाकर सोने जा रहा था। इस पर्सन का अंदाज देखकर ही लग रहा था कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। एक नए एबिलिटी वाले के तौर पर मेरा सिक्स्थ सेंस जोर जोर से अलार्म बजा रहा था।
वह भी एक एबिलिटी वाला था। तभी उसने अचानक उस बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जहां मैं रहता था। क्या तुम उस बिल्डिंग से बाहर आए हो? नहीं, मैंने बिना झिझके साफ मना कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने जो बात कही उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वह अपने आप से ही बातें करने लगा। इतने शांत तरीके से जवाब देना, दिमागी हालत अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। पक्का ये काउंटर ब्यूरो का ही बंदा है। अरे भाई, ऐसा भी होता है क्या? अगले ही पल उसने जैसे मान लिया कि मैं काउंटर ब्यूरो का ही हूँ और सीधा सवाल दाग दिया। इस बार ब्यूरो ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, क्या कोई नया सीरियल नंबर वाला एबिलिटी वाला मिला है? मैंने अपनी आंखें झपकाई, एक शब्द भी नहीं बोला, पर उसने मेरी परवाह नहीं की। किसी ने मुझे बताया था कि मेरा सीरियल नंबर काफी ऊपर है, इसीलिए मुझे संभालने के लिए इतने लोगों की जरूरत होती है। वह नया सीरियल नंबर वाला इसी बिल्डिंग में है। मैं एक खतरनाक और जानलेवा एहसास महसूस कर सकता हूँ। मेरा फेस थोड़ा अजीब हो गया। अरे नहीं, मैंने तो शुरू से अंत तक कुछ बोला ही नहीं। आप खुद से ही बातें किए जा रहे हैं, इतनी देर से बोल रहे हैं। आखिर आप हैं कौन? मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसकी बात बीच में ही काट दी। वह हल्के से हंसा, उसकी आवाज में पूरा घमंड था। मैं ब्यूरो से सर्टिफाइड सीरियल नंबर एबिलिटी वाला हूँ, कोड नेम 012। ब्यूरो में मेरे नाम का वारंट होना चाहिए। मैंने सुना तो मैं वहीं हैरान रह गया। क्या ये बहुत बड़ी बात है? मेरी ये बात सुनते ही सामने वाला सीक्रेट मैन बिल्कुल चुप हो गया। मुझे लगा कि वह सोच रहा होगा कि कहीं उसने गलत बंदा तो नहीं चुन लिया, लेकिन मुझे मजा आने लगा। वैसे भी अगर मेरा ये डुप्लीकेट हिस्सा खत्म भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये मेरा पहला मौका था जब मैं किसी अजनबी सीरियल नंबर वाले से मिला था। वैसे तो ये मेरे 00 नंबर से मुकाबला नहीं कर सकता, पर टॉप 10 के पास होना भी काफी बड़ी बात है। क्या पता इससे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मजे लेते हुए उसे देखा और पूछा, आप में और उस बूढ़े मुंह जी में से कौन ज्यादा पावरफुल है? यह सुनकर वह सीक्रेट मैन चुप हो गया। मैंने सामने खड़े उस पर्सन को ध्यान से देखा, लेकिन सिस्टम ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने उल्टा मुझसे एक ठंडा सवाल किया, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? साफ था कि वह मेरे पिछले सवाल से बच रहा था। मेरा मन थोड़ा घबराया, पर तुरंत ही मुझे हंसी आ गई। ये डुप्लीकेट बॉडी खत्म भी हो जाए तो डर किस बात का? मैंने तुरंत उसे ही फंसाने का फैसला किया। मैं उसके पास गया और फुसफुसाया, सुनो, तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं भी सीरियल नंबर वाला हूँ। पर वह घमंड से हंसा। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ बेवकूफी का भाव था। मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। मैंने सीधे अपना सीरियल नंबर बता दिया। मैं पहले 514 था, अब सीधे 114 पर पहुंच गया हूँ। मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही कि मैं बिल्कुल सन्न रह गया। ब्यूरो के रूल्स के मुताबिक सीरियल नंबर वाले मैक्सिमम सिर्फ 100 लोग ही हो सकते हैं। बाप रे, मुझे इतनी शर्म आई कि मन किया जमीन में समा जाऊं। पर जब मैं वहां से भागने की सोच रहा था, तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैं उसकी तरफ चिल्लाया, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूँ। वह सीक्रेट मैन सच में हैरान रह गया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी महामूर्ख को देख रहा हो। मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। बताओ तो सही कि तुम सीरियल नंबर वाले को खोजकर आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने समझदार बनते हुए कहा, सीरियल नंबर वालों को तो पूरी सुरक्षा में रखा जाता है ना, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, फिर तुम्हारे नाम का वारंट क्यों है? उसने मुझे फिर बेवकूफ समझा, हंसा और एक बहुत बड़ा राज खोला। सीरियल नंबर वाले असल में दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें पहले ही पकड़ दाच कर बंद कर दिया जाता है और वे बिना किसी इज्जत के जीते हैं, और दूसरे वो जो सोसाइटी में बद्दी तबाही मचाते हैं। मैंने आंखें झपकाई और धीरे से पूछा, तो तुम कौन से वाले हो? मैं वैसी लाइफ से तंग आ चुका था, इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी एबिलिटी को आउट ऑफ कंट्रोल किया और उस अफरा तफरी में वहां से भाग निकला। मैंने एक गहरी सांस ली और तुरंत पूछा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम दूसरे सीरियल नंबर वालों को क्यों खोज रहे हो? जाहिर है उन्हें आजाद कराने के लिए। उसकी आवाज में जोश था। मैं अपने साथियों को उस नर्क में गिरते हुए नहीं देख सकता। मेरा दिल दहल गया। मैंने फिर पूछा, क्या सिर्फ तुम अकेले हो? उसने बताया कि उसके साथ कुछ और भागे हुए साथी भी हैं और कुछ फ्री लोग भी हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओ भाई साहब, यह तो पूरा एक विद्रोही ग्रुप है। इसे जानकर तो हर शहर के मेयर के पसीने छूट जाएंगे। तभी उसकी बात का रुख बदला और उसे अचानक एहसास हुआ, तुम मुझसे पूछताछ कैसे करने लगे? अगले ही पल उसके अंदर से खतरनाक जान लेने वाली वाइब्स आने लगी। अब तुम्हें सीधे पकड़ डेच लेता हूँ और ब्यूरो से इसके बदले अपने एक साथी को एक्सचेंज करने को कहूंगा। उसकी बात खत्म होते ही वह हमला करने के लिए तैयार हो गया। मैं तो बिल्कुल सन्न रह गया। अपने हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, मैं भी सीरियल नंबर वाला हूँ, हम एक ही टीम के हैं। तुम अपने ही साथी को कैसे फंसा सकते हो? मेरे मन में अजीब थॉट्स चल रहे थे। यह तो मेरा चुपके से बाहर आया हुआ डुप्लीकेट हिस्सा है। अगर ब्यूरो को पता चला कि मुझे किसी डेंजरस पर्सन ने पकड़ डीडीएच लिया है तो सब कुछ पूरी तरह चौपट हो जाएगा। पर वह सीक्रेट मैन मेरी किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। यह नाटक बंद करो, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। उसका मानना था कि कोई भी सीरियल नंबर वाला अकेले निगरानी से बाहर नहीं आ सकता। उसने यह भी कहा कि मैं इतना वीक हूं कि सीरियल नंबर वाला लगता ही नहीं, और मुझे फालतू की कोशिश न करने की चेतावनी दी। उसी पल उसके पैरों के नीचे की ब्लैक परछाई तेजी से चारों तरफ फैल गई। वह गाढ़ी परछाई जमीन से ऊपर उठी
और अनगिनत बद्दे बद्दे तीखे कांटों में बदलकर आसमान से मेरी तरफ आने लगी। उनकी संख्या देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सीधे चिल्लाया, तुम बुरे इंसान! मेरी बात पूरी होने से पहले ही फाइट शुरू कर दी। ये तो चीटिंग है। मुझे डेटा चेंज करने पर मजबूर मत करो। मैं सच में इतनी जल्दी अपने इस डुप्लीकेट रूप को सामने नहीं लाना चाहता था। तभी मौत के उस पल में एक साफ आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया, रुको! और ऊपर से पानी जैसी नीली लाइट की पतली किरणें तेजी से नीचे आ गिरी। तभी एक तेज आवाज ने अचानक रात के सन्नाटे को चीर दिया, रुक जाओ! आसमान से पानी जैसे नीले रंग की पतली पतली बीम तेज आवाज के साथ नीचे गिरी और उन्होंने एक पल में मेरे आसपास के सारे काले नुकीले कांटों को साफ कर दिया। एक छोटा सा शरीर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने ध्यान से देखा तो भाई साहब, यह तो पानी जैसी नीली रोशनी से चमकने वाला एक छोटा बच्चा, यंग बॉय था। उसके सिर पर लहराते हुए हल्के नीले बाल थे। उसने कॉमिक्स वाले किसी शानदार प्रिंस जैसी ड्रेस पहन रखी थी और हाथ में एक अजीब सी मैजिक स्टिक थी। उसे देखकर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम अजीब हो गए। अगले ही सेकंड उसने पूरी पोजीशन ली और एकदम सीरियस होकर बोला, मैजिक लॉर्ड की शानदार एंट्री। मैं अपने सामने किसी भी कमजोर पर जुल्म होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो उसे देखकर एकदम सन्न रह गया। ये स्टाइल तो मुझे सीधे बच्चों के टीवी चैनल पर ले गया। उस सीक्रेट पर्सन की मूवमेंट अचानक रुक गई। उसने चिढ़कर एक आवाज निकाली और पैरों के नीचे का काला साया तुरंत सिमट गया। वह पूरा इंसान पलक झपकते ही अंधेरे में मिक्स होकर गायब हो गया। मैं अभी यही सोच रहा था कि क्या ये सीरियल शून्य एक दो इस मैजिक लॉर्ड बच्चे से हार गया जो इतनी फुर्ती से भाग गया। पर अगले ही सेकंड आसपास के मैग्नेटिक फील्ड में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरा दिल बैठ गया। मामला खराब है, अब यहाँ से खिसक लेना चाहिए। वह खुद को लाका कहने वाला छोटा बच्चा विलेन को अपने डर से भागता देख खुशी से झूम रहा था और धुन गुनगुना रहा था। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस मुझे उसने बचाया था वह तो कब का गायब हो चुका है। वह बच्चा वहीं हैरान रह गया। अरे, वह छोटा बच्चा बिना थैंक यू बोले ही भाग गया। कितना बदतमीज है। मैं अंधेरे में छिपकर उसकी फुसफुसाहट सुन रहा था और मेरी हंसी छूटते छूटते बची। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने झटके से सिर उठाया तो देखा कि हवा में एक जाना पहचाना अंकल ठहरा हुआ था। वह कोई और नहीं, मूंगी था। लाकिया ने सिर टेढ़ा करके बहुत देर तक सोचने की कोशिश की। तुम हो? तुम नंबर 1 कौन हो भला? मूजी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपनी तेज नजरों से आसपास देखा। जब कोई दूसरा नहीं मिला तब भारी आवाज में बोला, अभी यहाँ क्या हुआ था? इस पर वो मैजिक लॉर्ड बच्चा बड़े गर्व से अपनी छाती फुलाकर बोला, मैंने अभी अभी इंसाफ किया है। एक विलेन के चंगुल से मासूम राहगीर को बचाया है। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूर से मूजी के सीरियस चेहरे को देख रहा था। मैंने मन में कहा कि ये पक्का मेरे लिए ही यहाँ आया है। ये मामला तो सच में उलझता जा रहा है। मूजी ने उस मैजिक लॉर्ड बच्चे को तिरछी नजर से देखा और ठंडे लहजे में बोला, रात के समय बाहर आवारा मत घुमा करो। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। लाका गुस्से से तमतमा गया और जोर से बोला, आवारा घूमना किसे कहते हैं? मैं मैजिक लॉर्ड इस शहर की सेफ्टी का ख्याल रख रहा हूँ। उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी थीं जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने कोई अच्छा काम किया हो और पेरेंट्स ने उसे डांट दिया हो। लेकिन मू जी के पास उसकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं था। वो सीधे आगे बढ़ गया। लखिया गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और उसकी पीठ के पीछे चिल्लाया, तुम सब मुझे कम समझते हो, रुक जाओ। मैं बहुत जल्द मैजिक लॉर्ड लाका का नाम पूरी दुनिया में चमका दूंगा। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कंबल को गले लगाकर खुद से बड़बड़ाने लगा, उन सीरियल एबिलिटी वालों का भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और अब वे मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं तो बस एक आलसी इंसान की तरह आराम से जीना चाहता हूँ। इन फालतू के चक्करों में कौन फंसे, सिर में दर्द हो गया है। तभी मुझे अचानक याद आया, उस फ्यूचर बताने वाले ने तो कहा था कि मैं दुनिया खत्म कर दूंगा। मैं सच में हैरत में पड़ गया। मैं भला दुनिया क्यों खत्म करूंगा? मुझ जैसे बिना किसी मकसद के आलसी इंसान को दुनिया मिटाकर क्या फायदा मिलेगा? मुझे अपने सिस्टम के सहारे अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा, वरना अगर दुनिया ही नहीं रहेगी तो मैं आराम कहाँ करूंगा? पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये सिस्टम भी बड़ा बेकार है। एक एट्रीब्यूट पॉइंट देने में भी इसकी जान निकल जाती है। मैं गुस्से में उसे कोसने लगा। पॉइंट चाहिए तो फैमिली मेंबर बनाने होंगे, पर मैं इतने सारे फैमिली मेंबर कहाँ से लाऊं? मैं उस वक्त क्लासमेट की तरह सबको अपनी मम्मी तो नहीं बोल सकता ना। हालांकि उसकी वह ट्रिक सच में बहुत तेज काम करती थी। मैंने सिर हिलाया और इस टेंशन को दिमाग से निकाल दिया। मुझे कल रात का वह नीले बालों वाला अतरंगी बच्चा याद आया। इस दुनिया में सच में कोई मैजिक लॉर्ड कैसे हो सकता है? क्या कोई अजीब एबिलिटी वाला इंसान बस फैंसी ड्रेस का गेम खेल रहा है? वैसे वो स्टाइल काफी मजेदार था, मुझे पसंद आया। वह पक्का काउंटर ब्यूरो का ही कोई बंदा होगा। मैंने एक झंभाई ली, बाल भी सूख चुके थे, सो गया। अगली सुबह जब मैं बिखरे बालों के साथ रूम से बाहर आया तो लिविंग रूम के सोफे पर एक पुरुष को अखबार पढ़ते हुए देखा। यह वही अंकल है जो जल्दी दिखाई नहीं देता। वह आज अचानक सामने आ गया। क्या कल की बात से वह अलर्ट हो गया है? मुझ पर अचानक बहुत प्रेशर आ गया। किसी सुपर पावरफुल इंसान की नजरों में रहना कोई मजाक नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि डरने की क्या बात है, मैं तो अभी इस घर का सबसे लाडला बच्चा हूँ।
अब समय आ गया है कि इस अंकल से कुछ अच्छे पैसे और सामान वसूल किया जाए। मैंने अपनी नजरों को सख्त किया और सीधे उसके पास पहुंच गया। मुंह जी ने मुझे देखा, अखबार नीचे किया और नजरें उठाकर पूछा, क्या बात है? मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, मैं किसी दोस्त से कहकर इसका इंतजाम करवा दूंगा। मैंने अपनी आंखें मटकाईं। मुझे यकीन नहीं था कि काम इतनी आसानी से हो जाएगा, तो मैंने हिम्मत बढ़ाकर आगे की डिमांड रख दी। ग्राफिक्स कार्ड 5090 होना चाहिए। कोई और डिमांड? स्क्रीन 34 इंच की अल्ट्रा वाइड होनी चाहिए। और हाँ, कंप्यूटर का बॉक्स पूरा व्हाइट सीव्यू स्टाइल का हो। कॉन्फ़िगरेशन एकदम टॉप लेवल की करवा दीजिए। पर मुंह जी ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, आफ्टरनून तक कोई तुम्हारे पास ये पहुंचा देगा। वाह, अब से इन्हें पुराना अंकल नहीं कहूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये तो वो सपनों का कंप्यूटर था जिसे मैं अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं खरीद पाता। आज एक बार में ही मिल गया। ये फीलिंग सच में बहुत बेहतरीन थी, पर मुझे लगा कि एक परफेक्ट आलसी लाइफ के लिए अभी भी आखिरी चीज बाकी है। इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, वह मुझे थोड़े जेब खर्च, पॉकेट मनी के लिए पैसे भी चाहिए। आखिर अपने मन से खर्च करने के लिए पैसे ना हो तो लाइफ का क्या मजा। इस पर मुंह जी ने बिल्कुल शांत होकर उल्टा सवाल किया, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैंने बिना सोचे तुरंत कह दिया, आप कितने दे सकते हैं? मेरी इस बात को सुनकर मुझे कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। वह इसके बाद बोले, मैं तुम्हारा एक कार्ड बनवा दूंगा, हर महीने उसमें पैसे भेज दूंगा। कम पड़ी डीडियां तो मुझसे मांग लेना, शुक्रिया। मैंने उसी समय मन ही मन पक्का फैसला कर लिया कि मैं इस विभाग जैसी मजेदार जगह को छोड़ देकर कहीं नहीं जाने वाला। मूगे बालकनी में गए और फोन मिलाया, फिर मेरी सारी मांगे सामने वाले को बता दी। फोन के उस पार से एक अजीब चीख सुनाई दी, भाई साहब, क्या वह बच्चा सुबह से शाम तक घर से बाहर नहीं निकलने का मन बना चुका है? ये सब सामान मुझे मिल जाए तो मैं उस जगह पर झुक झुक तक रह लूं। बकवास बंद करो, शाम तक काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये छोटा मालिक तो बद्दा शौकीन निकला। आमतौर पर इस उम्र के लड़च के भला कब पूरा सफेद रंग पसंद करते हैं। मुंगे ने सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आया तो देखा मेज पर नाश्ता रखा है, पर बिंग टोंग कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस खाली समय में क्या किया जाए? मेरे दिमाग में एक बिजली चमकी। मैंने बाहर घूमने का मन बनाया ताकि इस विभाग की आखिरी सीमा को परखा जा सके। पर जब मैंने ये बात मूगे को बताई तो उन्होंने जरा भी मना नहीं किया। संभल कर जाना, कोई बात हो तो फोन करना। उनकी बात से साफ था कि वह मेरे पीछे आने का इरादा नहीं रखते। मैं घर से बाहर निकलकर गैलरी में आया, इधर उधर देखा। मूगे सचमुच पीछे नहीं आए थे। यह उस कल वाले ताकतवर शख्स की बातों से बिल्कुल अलग था जो कह रहा था कि आजादी छीन ली जाएगी। इसीलिए मैं चैन से लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगा। अभी एक मंजिल ही नीचे गया था कि लिफ्ट की घंटी बजी और दरवाजा खुला। सामने से एक हैंडसम युवक अंदर आया। वह कैजुअल कपड़े पहने था, बाल छोटे और घुंघराले थे, पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली उसकी मजबूत छाती थी। तभी वह अचानक मुस्कुराते हुए बोला, पहचाने से लगते हो, क्या नए आए हो? बद्दा ही दोस्ताना मिजाज था उसका। मुझे थोड़ा संकोच करते हुए सिर हिलाना पद्दा। हाँ, आए हुए दूसरा दिन है। फिर तो हम पड़ोसी हुए। कभी समय मिले तो मेरे घर चाय पर आओ। घर में बहुत सारी खाने की चीजें हैं, जितना मन चाहे खाना। मैं मन ही मन चिल्लाया, भाई तुम खुद को क्या कोई मवाली समझते हो? कोई ऐसे ही किसी को अपने घर कैसे बुला सकता है? मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर हम तो शायद पहली बार मिल रहे हैं ना, तो क्या हुआ? आखिरकार पड़ोसी ही तो हैं। एक दूसरे के घर आना जाना कोई बुरी बात नहीं। इस अपनेपन को संभालना मेरे बस का नहीं था, सो मैंने अपने माता पिता का नाम बीच में ला दिया। पर वह तो पीछे ही पड़ीडी गया। तुम कौन से फ्लैट में रहते हो सकता है मैं तुम्हारे माता पिता को जानता हूँ। समय मिलने पर मैं खुद मिलने आ जाऊंगा। मैं फंस गया था, इसीलिए मजबूरन मुझे फ्लैट का नंबर बताना पड़ा। वह सुनकर अचानक चौंका और फिर एक ऐसी बात कही जिससे मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। मैं इस फ्लैट के रहने वालों को जानता हूँ, जहां तक मुझे याद है उनका कोई बेटा नहीं है। मैं तो एकदम सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी शांत इंसान का पाला महाबातूनी से पड़िड़ियच गया हो। उसी पल लिफ्ट की घंटी बजी और पहला फ्लोर आ गया। मैंने चैन की सांस ली। वे कुछ सेकंड सदियों जैसे लगे थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए माफी मांगी। कुछ ज्यादा ही बोल गया, किसी और दिन माफी मांगने आऊंगा, चलते हैं। जब तक वह दूर नहीं चला गया मेरा शरीर तनाव में रहा। बहुत डरावना अनुभव था। सच में वह दूर निकल गया। मेरे पीछे आने का कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने एक बार फिर राहत की सांस ली। इसके बाद मैं घूमते घूमते न जाने कब कल वाले पार्क में पहुंच गया। कल रात के सन्नाटे और डर के मुकाबले आज यहाँ अच्छी रौनक थी। मैंने सरसरी नजर घुमाई। कुछ बुजुर्ग ताई ची कर रहे थे तो कुछ लोग कसरत की मशीनों पर हाथ पांव चला रहे थे। यहाँ से घर पास नहीं था, पर किसी ने मुझे टोका नहीं। इसका मतलब ये इलाका अभी भी सेफ जोन में था। जब मैं बुजुर्गों को शतरंज खेलते हुए देखने जा ही रहा था कि तभी एक उदास आवाज मेरे कानों में पड़ दी। अरे यार, फिर से डांट पड़े डज गई। मैं तो बस जादुई रूप बदलकर अच्छे काम ही तो कर रहा था। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी।
मुझे तुरंत याद आया कि यह तो कल वाली ही आवाज है। मैं तुरंत आवाज की दिशा में भागा। वहां फव्वारे के पास एक छोटे कद का काले बालों वाला लड़का अकेला बैठा था। उसने काले फ्रेम का चश्मा लगाया था, चेहरे पर घोर उदासी थी, पर फिर भी वह बहुत मासूम लग रहा था। मैंने हाथ से ठुड्डी को छुआ और सोचने लगा, कद काठी तो वैसी ही है, बस अंदाज और बालों का रंग अलग है। पर मुझे अपने अंदाजे पर भरोसा था, ये 90% कल वाला जादुई नायक ही है, अब मजा आएगा। पर जब मैं सोच रहा था कि बात कैसे शुरू करूं, तभी मेरे दिमाग में घंटी बजी। सिस्टम मैसेज, एक नए सदस्य का पता चला है, क्या आप इसके साथ पारिवारिक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? मैं पहले तो चकित हुआ, फिर ऐसी खुशी हुई जैसे मुफ्त का खजाना मिल गया हो। भाई साहब, बैठे बिठाई एक सदस्य मिल गया। मुफ्त के पॉइंट कौन छोड़ेगा? उन शातिर इंसानों से बात करने में मुझे टेंशन होती है, पर इस छोटे बच्चे को संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ तो मेरा तजुर्बा काम आएगा। मैं चुपके से किसी विलेन की तरह उसके पीछे पहुंच गया। मैं लगभग उससे सटकर खड़ा था, पर उस चश्मे वाले बच्चे को भनक तक नहीं लगी। कितनी कम चौकसी है इसकी। सही मौका देखकर मैं जोर से चिल्लाया, जादुई नायक! अरे बाप रे, मैं लाका नहीं हूँ, मैं यान वुआंग हूँ, तुमने किसी और को समझ लिया। वह किसी सहमे हुए खरगोश की तरह उछला और हाथ पैर हिलाते हुए जोर जोर से सिर नापने लगा। मेरी हंसी छूटते छूटते बची। इस हरकत से पक्का सबूत मिल गया था। मैंने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप उसे देखने लगा ताकि वह खुद ही शांत हो जाए। अच्छा हुआ कि थोड़ी देर में यान वुआंग धीरे धीरे सामान्य हो गया, पर उसकी वह शर्माती हुई हालत देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यह वही है जो दुश्मनों से लोहा लेता है। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही वह नायक हूँ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और न ही मैंने किसी आम इंसान को बताया है। वह पहचान नहीं पाया कि कल रात मैंने ही उसे देखा था, पर मैं इतनी जल्दी सच बताने के मूड में नहीं था। पहले सिस्टम वाले रिश्ते को पक्का करना था, इसलिए मैंने सीना तानकर जवाब दिया, मैंने अभी अभी तुम्हें खुद से कहते सुना कि तुम ही वह नायक हो। यान वुआंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मेरा नायक बनने का सफर तो यहीं रुक गया। जब वह गहरे सदमे में था, मैंने तुरंत फोन पर उस नायक का नाम सर्च किया। सचमुच एक बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने आ गई। मतलब ये राज तो पहले से ही खुला हुआ था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर कहा, तुम सचमुच के जादुई नायक तो नहीं हो ना? ये सुनते ही यान वुआंग का दिल टूटकर बिखर गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। कॉमिक्स वाले नायक के पास तो असलियत छुपाने का जादू होता है। वह बेहद मायूस आवाज में बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं असली नायक नहीं हूँ। न तो नाम कमा पाया, और ऊपर से एक राहगीर ने मेरी असलियत पकड़ दच ली। मुझसे बेकार भी कोई नायक होगा क्या? मैंने उसकी वह रोनी सूरत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। इतने मायूस मत हो भाई, अपनी वह दुश्मनों से लड़ने वाली हिम्मत और ताकत दिखाओ। माफ करना, मुझसे नहीं होगा। मेरे सिर के ऊपर अब एक भद्दा सा सवालिया निशान खड़ा हो चुका था।